17 साल तक चले उस केस का फैसला आ गया जिसने देश की राजनीति, सुरक्षा एजेंसियों और धर्म की बहस को झकझोर कर रख दिया था। मालेगांव बम ब्लास्ट केस। साल था 2008, दिन था 29 सितंबर और जगह थी महाराष्ट्र का मालेगांव। शाम के वक्त दो धमाके से पूरा इलाका दहल उठा था। 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुरुआती जांच में ये एक क्लासिक टेरर अटैक माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नाम आने लगे लेफ्टिनेंट कर्नल, संत, साध्वी और स्वामी जैसे, और सबसे बड़ा नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर। अब सवाल ये है कि क्या हुआ था 2008 में और कब हुआ कोर्ट में केस? क्यों 17 साल बाद सभी आरोपी बरी हो गए? कौन थे ये लोग? किन सवालों पर फैसला हुआ? और इससे आगे भारत की न्याय व्यवस्था और आतंकवाद की जांच प्रक्रिया के लिए क्या मायने निकलते हैं? 2008 में जब ये धमाका हुए तो शुरुआती शक हुआ इस्लामिक संगठन पर गया, क्योंकि उससे पहले देश में जो भी धमाके हुए थे उनका पैटर्न यही था। लेकिन फिर एक मोटरसाइकिल सामने आई। ब्लास्ट वाली जगह पर बरामद की गई एक LML फ्रीडम बाइक। कहा गया कि इसी पर बम रखा गया था। उस बाइक की रजिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि ये बाइक मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रज्ञा सिंह ठाकुर। यहीं से इस केस की दिशा पूरी तरह पलट गई। मामला सीधे हिंदू आतंकवाद की दिशा में मुड़ गया और इसके बाद गिरफ्तारी हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी दयानंद पांडे, मेजर उपाध्याय और अन्य की। इन लोगों पर UAPA, मर्डर, आपराधिक साजिश और आतंकवाद फैलाने जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई। तब इस केस की जांच महाराष्ट्र ATS कर रही थी, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई और NIA ने साल 2016 में कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कई आरोपियों को क्लीन चिट देने की सिफारिश की गई। इस पर जमकर राजनीति हुई। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद इस केस की दिशा भी सवालों के घेरे में रही। आरोप लगे कि केस को कमजोर किया जा रहा है, खासकर जब तब इसी केस की मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने 2019 का लोकसभा टिकट देकर भोपाल से चुनाव लड़वाया और वह संसद पहुंच गई। अब कोर्ट का फैसला आया कि 17 साल बाद, और फैसला ये कि कोई सबूत नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोप साबित नहीं कर सका। वो ये साबित नहीं कर पाए कि जिस मोटरसाइकिल की बात हो रही थी वह प्रज्ञा ठाकुर की थी। कोई दस्तावेज लिंक नहीं मिला जिससे ये माना जाए कि बम उसी बाइक पर रखा गया था। गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े हुए। यहाँ तक कि ये भी नहीं साबित हो पाया कि बम बाइक पर रखा गया था या किसी और जगह। यानी जिस आधार पर पूरा केस खड़ा किया गया था वो मोटरसाइकिल, वही सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। अब बात करें कि आखिर इतने सालों तक केस चला तो क्या हुआ? उन गवाहों का, उन सबूतों का, उन रिकॉर्ड्स का। करीब 350 गवाहों में से 225 से ज्यादा मुकर गए, यानी अपने पुराने बयानों से पलट गए। कोर्ट ने बयान कुछ और दिए और कुछ ने कहा कि पुलिस ने जबरन बयान लिखवाया, कुछ ने कहा कि उन्हें धमकाया गया। ऐसे में जिन गवाहों पर केस टिका था वही केस को गिरा बैठे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश की गई बाकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल कॉल, रिकॉर्ड, मेल ट्रेसिंग, सबको कोर्ट ने अपर्याप्त और कमजोर माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां यह भी नहीं बता सकी कि बम किसने रखा और कैसे रखा। तो अब सवाल उठता है, 17 साल तक ये केस क्यों चला? अगर इतने ही कमजोर सबूत थे तो इसे कोर्ट में लाने का औचित्य क्या था? और अगर सबूत थे तो वो बिखर कैसे गए? क्या एजेंसियों ने जानबूझकर केस कमजोर किया? वाकई में केस बनाने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं थे? क्या ये मामला शुरुआती दौर में ही दिशा भटक गया था? और क्या इसकी वजह सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल थी? प्रज्ञा ठाकुर को जेल में करीब 9 साल गुजारने पड़े। वह गंभीर बीमारियों से जूझती रही, इलाज के लिए बार बार कोर्ट का रुख किया। बाद में उन्हें जमानत मिली और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। संसद पहुंची और उस दौरान भी कई बार इस केस का जिक्र उनके भाषणों में आया। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि उन्हें हिंदू होने की सजा दी गई। आज जब कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि यह सत्यमेव जयते की जीत है। उधर श्रीकांत पुरोहित और बाकी आरोपियों के वकीलों ने कहा कि उन्हें बदनाम किया गया, फर्जी केस में फंसाया गया। लेकिन इस फैसले के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जो लगातार गूंजते रहेंगे। मालेगांव में बम किसने रखा? क्यों रखा? अगर ये आरोपी नहीं थे तो असली दोषी कौन थे?
क्या वो कभी पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की जांच एजेंसी राजनीतिक दबाव में काम करती है? क्या आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में भी जांच की दिशा बदल दी जाती है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मालेगांव सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस दौर की कहानी थी जब हिंदू आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द राजनीतिक शब्दावली में जगह बना चुके थे। इस केस को उसी आधार बनाकर हिंदू आतंकवाद शब्द को कांग्रेस नेताओं ने प्रचारित किया। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने कई बार इस केस का जिक्र करके भाजपा और संघ को घेरा। आज जब फैसला आया है तो राजनीति फिर से जोरों पर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने निर्दोषियों को फंसाया, वहीं कांग्रेस अब चुप है। इस फैसले का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर प्रज्ञा ठाकुर और बाकी आरोपी निर्दोष हैं, तो असली दोषी कौन है? क्या एनआईए अब फिर से जांच करेगी? क्या एटीएस की भूमिका की समीक्षा होगी? क्या इस केस को सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया था? कहां है उस केस का न्याय जिसमें 6 निर्दोष लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और 17 साल तक एक झूठ और अधूरी जांच पर पूरा देश बहस करता रहा। मालेगांव ब्लास्ट केस अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन एक अधूरा, झूठा और सवालों से भरा हुआ हिस्सा। ये फैसला भारत की न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों के लिए चेतावनी है कि अगर आप राजनीति में बहकर जांच करेंगे तो अदालत में सच हमेशा सामने आ ही जाएगा, भले उसमें 17 साल क्यों न लग जाए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।